तब यहाँ इनोसुके और कनाओ और डेविल्स को ढूंढ रहे होते हैं और हमारा जेनित्सु अब नॉर्मल हो चुका होता है क्योंकि वो दर्द के मारे चीख रहा होता है और बेचारे मुराटा को उसे लेकर जाना पड़ रहा होता है। तब यहाँ म्यूचिरो ताकत लगाकर अपनी तलवार को पोल से अलग करने में कामयाब हो जाता है और हिम्मत करके अपनी तलवार को अपनी बॉडी में से भी बाहर निकाल लेता है। मेरी कंडीशन इस टाइम बहुत ज्यादा खराब है और इन जख्मों की वजह से मैं कुछ कर भी नहीं सकता, पर मुझे कम से कम अपर मूलवान को तो हराना ही पड़ेगा ताकि मैं उन लोगों का बर्डन थोड़ा कम कर सकूं जो अभी लड़ रहे हैं। अगर मैं मरने ही वाला हूं तो मुझे कम से कम कुछ ऐसा करते हुए मरना चाहिए जिससे कि लोगों की मदद हो। तब म्यूचिरो अपने जख्मों पर पट्टी बांधकर कोकोशिबो की तरफ बढ़ने लगता है और तभी गैन्या उसे अपनी तरफ बुलाने लगता है ताकि म्यूचिरो उसकी बॉडी को जोड़ने में उसकी मदद कर सके। गैन्या, तुम अभी भी जिंदा हो? क्या तुम अपनी बॉडी को दोबारा से जोड़ने वाले हो? तब गैन्या कहता है ये थोड़ा टफ होने वाला है, तो इसलिए मुझे उस अपर मून वन के बाल चाहिए जो कि वहीं गिरे हुए हैं ताकि मैं उन्हें खाकर खुद को जोड़ सकूं। मैं आखिरी तक लड़ना चाहता हूं ताकि मैं अपने बड़े भाई को बचा सकूं। तब म्यूचिरो भी गैन्या की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ कोकोशिबो गियोमे के ऊपर मार्क को देखकर हैरान हो जाता है। तो तुम्हारे ऊपर भी मार्क आ गया है, ये कितनी अनलकी बात है। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारी एज इस टाइम 27 के नजदीक होगी। तब गियोमे कहता है तो फिर इसका अनलकी होने से क्या रिलेशन है? तब कोकोशिबो कहता है आज तक जिसके ऊपर भी मार्क आया है वो 25 की उम्र से पहले ही मारा गया है, तो इसलिए चाहे तुम्हारे मार्क आने की वजह से तुम्हारी पावर बढ़ गई हो पर तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे, जिसका मतलब तुम आज रात ही मरने वाले हो। तुमने अपनी बॉडी और टेक्निक को इतना ज्यादा ट्रेन किया है पर आज वो इस दुनिया से गायब होने वाली है। ये कितनी बुरी बात है ना। तब गियोमे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर भी मार्क आई है उन्हें ये कहानी पता है। चाहे मार्क की वजह से मैं मारा जाऊंगा पर जब तक मैं डीमन स्लेयर का पार्ट हूँ तब तक भी मेरे जीने की कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए मुझे इस बात से कोई रिग्रेट नहीं है। अगर हम ऐसे ही अधूरे दिल से आगे बढ़ते रहेंगे तो हम हाशिरा कहलाने के लायक ही नहीं है। तुम्हारी अब इन बेकार सी बातों से मुझे अब गुस्सा आने लग गया है। तब कोकोशिबो कहता है पर मैं तुम्हारी बोरिंग सी लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं तो तुम्हें बस ये समझा रहा था कि अगर तुम एक डीमन बन जाओगे तो तुम अपनी बॉडी और टेक्निक को हमेशा के लिए बचा कर रख सकते हो। आखिरकार तुम क्यों नहीं समझ रहे हो बेवकूफ? तब गियोमे कहता है यहाँ पर कुछ समझने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमंस के लिए हमारा जीना और मरना तो अपनी डिग्निटी को प्रिजर्व करना है, तो इसलिए अपनी बेकार सी सोच को हमेशा अपने पास ही रखना, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही सच हो सकती है। तुमसे बात करके अभी अभी मुझे एक चीज का एहसास हुआ है कि तुमने एक चीज के बारे में झूठ कहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई ना कोई एक पर्सन जरूर ऐसा होगा जो कि मार्क होने के बावजूद भी 25 ईयर से ज्यादा जिया हो। तो ये सुनते ही कोकोशिबो चौंक जाता है, जिस वजह से गियोमे को ये समझ भी आ जाता है कि ये बात सच है और तभी कोकोशिबो अचानक से उस पर हमला कर देता है, जिसे गियोमे रोक लेता है और वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ सनामी अपने जख्मों को स्टिच कर चुका होता है पर अभी भी उसकी हालत काफी बुरी होती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि सनामी अपना मार्क एक्टिवेट कर लेता है और सीधा कोकोशिबो पर हमला कर देता है। तो इस पर्सन के ऊपर भी मार्क आ गया। लगता है इस जनरेशन के सारे हाशिरास के पास मार्क है। तब सनामी और गियोमे मिलकर कोकोशिबो पर हमला कर देते हैं। ये दोनों अलग अलग तरह की ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऊपर से ये बैटल भी काफी तेज चल रही है, पर फिर भी ये लोग अपने अटैक्स को कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। आखिरकार ये कैसे हो रहा है? तब सनामी कहता है शुक्र है गियोमे, हमने उस हाशिया ट्रेनिंग को किया था जिस वजह से हम एक दूसरे को अटैक को समझ पा रहे हैं। तब यहाँ गैन्या कोकोशिबो के बालों को खा लेता है, जिस वजह से गैन्या को बहुत अजीब महसूस होने लगता है और वो बहुत ही जल्दी अपनी बॉडी को जोड़ लेता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ अपर मून के बालों को खाने की वजह से मैं इतनी जल्दी रीजनरेट कर पा रहा हूँ और अब तो मेरे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ गया है और यहाँ पर तो अपर मून की स्वॉर्ड का टुकड़ा भी पड़ा है, तो अगर मैं उसे खा लूँ तो मैं और ज्यादा ताकतवर हो सकता हूँ। पर रुको, आखिरकार मुझे ये किसकी आवाज सुनाई दे रही है? तब हम देखते हैं गैन्या को मुजान की आवाज सुनाई दे रही होती है, जो कि कोकोशिबो को हाशिरास को रोकने के लिए कह रहा होता है। तब हम यहाँ पर फिर से कोकोशिबो, गियोमे और सनामी की लड़ाई देखते हैं। ये लोग पक्का हाशिरास में सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे और इनमें से जो सा ये बड़े वाला बंदा है ये तो एक वॉरियर की तरह है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अंधा है, क्योंकि ये अपने वेपन की मदद से एको को क्रिएट कर रहा है ताकि ये जान सके कि इसके आसपास क्या है। तो इसलिए मुझे सबसे पहले इस
विंड हाशिरा को हराना पड़ेगा। तब कोकोशिबो अपनी तलवार से विंड हाशिरा की तलवार को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर अचानक से सनामी अपनी मसल की पावर को बढ़ाकर कोकोशिबो के इस मंसूबे को नाकाम कर देता है और अपनी तलवार से कोकोशिबो के बालों को काट देता है। चाहे इसके ऊपर मार्क आ गया हो, पर अभी भी इसके जख्म बहुत ज्यादा गहरे हैं, तो आखिरकार ये लड़ कैसे पा रहा है? और ऊपर से इसकी स्पीड और एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती जा रही है। तब गियोमे कोकोशिबो के पास पहुंच जाता है और अपनी एक्स की मदद से उसके कान को काटने में कामयाब हो जाता है। तब सनामी भी कोकोशिबो पर हमला कर देता है, पर कोकोशिबो उससे बच जाता है, जिस वजह से सनामी और गियोमे अपनी पावर्स को मिलाकर कोकोशिबो पर हमला कर देते हैं और इससे कोकोशिबो के कपड़े फट जाते हैं। तब वो दोनों फिर से कोकोशिबो के ऊपर हमला करने लगते हैं ताकि वो उसका सिर काट सके, पर तभी उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स आ जाते हैं, जिस वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार कोकोशिबो उन पर इतनी दूर से कैसे हमला कर पा रहा है। तब हम देखते हैं कोकोशिबो की तलवार पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। तुम लोगों ने तो सिर्फ मेरे कपड़े ही फाड़े हैं और उससे तो एक बच्चा भी नहीं मरेगा, पर हाँ, अगर मैं तुम दोनों को मार दूं तो बाकी सबको हराना तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। तब यहाँ कोकोशिबो के हमले की वजह से सनामी की 2 उंगलियां ही कट जाती हैं। आखिरकार ये क्या हो गया? मैं तो इस हमले पर रिएक्ट भी नहीं कर पाया। अगर गियोमे ने अटैक की ट्रेजेक्टरी चेंज ना की होती तो मैं अपनी उंगलियों की जगह अपने दोनों हाथ गवा बैठता। जितने ज्यादा जख्म मुझे मिलते जा रहे हैं, मेरी मूवमेंट्स उतनी ही स्लो होती जा रही हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक बर्डन बन जाऊंगा। और ऊपर से सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मॉन्स्टर अब इतनी बड़ी तलवार को इतनी आसानी से स्विंग कर पा रहा है। क्या मैं अगले हमले से बच भी पाऊंगा? क्या मैं इस तलवार के टुकड़े टुकड़े भी कर पाऊंगा? तब यहाँ मास्टर के बेटा बेटी क्रो की मदद से इस लड़ाई को देख रहे होते हैं, जिस वजह से मास्टर की बेटी गियो और तांजीरो को वहाँ भेजने की रिक्वेस्ट करने लगती है, पर किरिया इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि गियो में सनामी, म्यूचिरो और गैन्या मिलकर अपर मून 1 को जरूर हरा लेंगे। तब कोकोशिबो मून ब्रीथिंग की 7th फॉर्म से उन पर हमला कर देता है, जिससे कि वो दोनों पीछे हटने लगते हैं। तब कोकोशिबो इसी तरह ही अलग अलग फॉर्म से उन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वो दोनों जख्मी होने लगते हैं और कोकोशिबो के करीब नहीं जा पा रहे होते। तब कोकोशिबो के हमले से सनामी और ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिस वजह से गियोमे को उसकी चिंता होने लगती है, पर सनामी उसे इस चीज पर ध्यान ना देकर कोकोशिबो की तरफ बढ़ने के लिए कहता है। तब कोकोशिबो 10th फॉर्म से सनामी पर हमला कर देता है, जिससे कि म्यूचिरो आकर सनामी को बचा लेता है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा सनामी, क्योंकि तुम अभी भी अपनी दोनों हाथों से अपनी तलवार को पकड़ सकते हो। तब यहाँ गैन्या भी इस लड़ाई को देख रहा होता है। क्या मैं इस बार अपर मून 1 पर हमला कर पाऊंगा, या फिर वो फिर से इस बार मुझे नोटिस करके मुझे काट देगा? बड़े भाई, मैं आपको मरने नहीं दे सकता, और ना ही मैं गियोमे और म्यूचिरो को मरने दे सकता हूँ। काश मैं हाशिरास की तरह ताकतवर होता। मैं जितना ज्यादा इन लोगों को बचाने के बारे में सोच रहा हूँ, उतना ज्यादा मेरी बॉडी फ्रीज हो रही है। क्या मैं अपने दोस्तों को बचा भी पाऊंगा? आखिरकार मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? तब गैन्या को तांजीरो की बात याद आती है, जहाँ पर तांजीरो ने उसे बताया होता है कि जो सबसे ज्यादा कमजोर पर्सन होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, क्योंकि जब तांजीरो अपर मून 6 से लड़ा था तब वो उस टाइम वीक था, जिस वजह से अपर मून 6 ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए वो उस पर हमला करने में कामयाब हुआ और इसी वजह से उनकी तकदीरें बदल गई। तांजीरो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं जीत सकता हूँ? मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और अगर मुझे जीतना है और अपने दोस्तों को बचाना है तो इस तलवार को खाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। तब गैन्या उस तलवार को खा जाता है। तब यहाँ कोकोशिबो अभी भी उन सभी पर हमला करने से रुक नहीं रहा होता। इसकी टेक्निक्स तो रुक ही नहीं रही हैं। आखिरकार इसके पास कितनी फॉर्म्स है, ये तो बहुत ज्यादा तेज है, जिस वजह से मुझे इस पर हमला करने का तो मौका ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अगर मैंने कोई भी गलती की तो ये उसी टाइम मुझे काटने में कामयाब हो जाएगा। ये मेरे मूव्स को प्रेडिक्ट कर रहा है, पर ये आखिरकार क्या किसी तरह की कोई पावर का इस्तेमाल कर रहा है? आखिरकार ये क्या देख पा रहा है? डीमंस ह्यूमन फॉर्म से ही ट्रांसफॉर्म हुए हैं, तो इसलिए जो भी एक डीमन कर सकता है वो ह्यूमन भी कर सकता है, जिस वजह से हमारी ब्रीथिंग फॉर्म्स हमें एक डीमन से भी ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। मेरी आंखें जो कुछ देख नहीं सकती हैं, वो दूसरों के ट्रू नेचर को आसानी से देख सकती हैं, जिस वजह से मैं कभी भी गलती नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे इसे ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। तब हम देखते हैं गियोमे को भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड दिखाई देने लगता है, जिस वजह से वो हैरान हो जाता है। तब यहाँ म्यूचिरो भी कोकोशिबो पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा होता है ताकि वो थोड़े टाइम के लिए उसकी मूवमेंट्स को रोक सके। अगर मैं थोड़े टाइम के लिए इसकी मूवमेंट्स को स्लो कर पाया तो मुझे पूरा यकीन है कि सनामी और गियोमे इसका सिर जरूर काट देंगे। मैंने एक बाजू खो दी है और मेरे शरीर से भी काफी ब्लीडिंग हो रही है, जिस वजह से मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए मुझे जल्दी करनी होगी। तब गियोमे देखता है कि म्यूचिरो आगे बढ़ रहा है, जिस वजह से वो सनामी को आवाज लगा के भी आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं वो तीनों ही कोकोशिबो
कोकोशिबो पर इकट्ठा हमला करने लगते हैं। लगता है इनके पास मुझ पर इकट्ठा हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, पर ये बहुत अच्छी बात है कि अब मैं इन तीनों को इकट्ठे मार सकता हूँ। तब कोकोशिबो मून ब्रीथिंग की 14th फॉर्म को उन पर इस्तेमाल करने लगता है और म्यूचिरो, सनाबी और गियोमे किसी तरह उसके हमले से बचते हुए उसके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब गियोमे अपने गले में पहने हुए मोती की मदद से कोकोशिबो के हाथों पर हमला कर देता है ताकि वो कोकोशिबो को डिस्ट्रैक्ट कर सके, जिस वजह से हम देखते हैं उन्हें कोकोशिबो पर हमला करने का मौका मिल जाता है और वो उसके एक हाथ को काटने में कामयाब हो जाते हैं। तब म्यूचिरो अपनी तलवार को कोकोशिबो के शरीर के आर पार कर देता है और इस चक्कर में उसकी एक लात कट जाती है। तो इससे अपनी गर्दन को बचा ही लिया, पर आखिरकार ये मेरे हमले से बचा कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी आंखें भी उस दुनिया को देख सकती हैं जिस दुनिया को मैं देख सकता हूँ? तो लगता है वो स्टोन हाशिरा भी इस दुनिया को देख सकता है और ये अपने ब्लड फ्लो को मैनिपुलेट करके मेरे अटैक्स को डिस्टर्ब कर रहा है। अभी अभी बहुत सी अजीब चीजें हुई हैं, पर फिर भी ये लोग मेरे गर्दन तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो अब जब मैं इनका प्लान समझ चुका हूँ तो इनका ये प्लान किसी काम नहीं आने वाला। तब कोकोशिबो मून ब्रीथिंग की 16th फॉर्म को इस्तेमाल करने लगता है और म्यूचिरो कोकोशिबो को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता और उम्मीद करता है कि गेन्या उस पर फायर करेगा। तब यहाँ गेन्या भी ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और उसकी बंदूक भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिस वजह से हम देखते हैं वो हिम्मत करके कोकोशिबो पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। तब कोकोशिबो उसकी गोलियों को रोकने लगता है, पर वो गोलियां घूमकर कोकोशिबो की बॉडी पर जा लगती हैं। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो इसकी गोलियों को रोक दिया था। समझ गया, इसकी गन तो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, तो इसका मतलब ये किसी तरह की ब्लड डेमन आर्ट है। तब हम देखते हैं गेन्या की गोलियों की वजह से कोकोशिबो की बॉडी के अंदर से एक पेड़ बाहर आने लगता है जो कि ग्राउंड के अंदर धंस जाता है, जिस वजह से कोकोशिबो मूव नहीं कर पा रहा होता। अब मुझे समझ में आ गया है कि इस लड़के ने मेरी तलवार और बालों को एब्सॉर्ब कर लिया है। तब इस बात का फायदा उठाकर गियोमे और सनाबी कोकोशिबो पर हमला कर देते हैं। मुझे पूरी बॉडी के अंदर इरिटेशन फील हो रही है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी लाइफ खतरे में है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मुझे 400 साल पहले महसूस हो रहा था। 400 साल पहले उस दिन आसमान में चांद लाल था और मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। तब हम देखते हैं कोकोशिबो के सामने उसका छोटा भाई योरिची आ चुका होता है जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका होता है। हम पिछली बार 60 साल पहले मिले थे, तो इसका मतलब योरिची इस टाइम 80 साल का हो गया था। इम्पॉसिबल, आखिरकार तुम अब तक जिंदा कैसे हो? माँ के आने के बाद तो सभी लोग 25 साल के होने से पहले ही मर गए थे, तो आखिरकार तुम कैसे जिंदा रह गए? तब योरिची कोकोशिबो को देखकर रोने लगता है। जिस बंदे को एक बार मैंने भाई कहा था वो आज मुझे दया दिखा रहा था। मैंने अपने भाई से 60 साल तक नफरत की थी, पर उस दिन फिर भी मुझे उस पर कोई गुस्सा नहीं आ रहा था। मेरा छोटा भाई जिसने आज तक कभी भी कोई इमोशन शो नहीं किया, वो आज पहली बार रो रहा था, जिस वजह से जिंदगी में पहली बार मुझे कुछ महसूस हुआ और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। पर एक डीमन स्लेयर होने के नाते अगर वो मेरी तरफ तलवार पॉइंट करता तो मुझे उसे मारना ही पड़ता, पर अचानक से अगले ही पल वो फीलिंग खत्म हो गई। तब यहाँ योरिची सीरियस हो जाता है और कोकोशिबो को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कोकोशिबो का आधा गला कट जाता है। आखिरकार क्यों? तुम हमेशा से स्पेशल थे। तुम माँ के आने के बावजूद भी इतने साल जी पाए हो और इतने बूढ़े होने के बावजूद भी तुम्हारी टेक्निक वैसी ही है जैसी पहले थी। अचानक से मुझे वो 60 साल याद आ गए जहाँ पर मैं तुमसे नफरत करता था। तुम्हें इस दुनिया के लॉ से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हमेशा गॉड्स ने तुम्हारी ही साइड ली। मुझे तुमसे नफरत है और इसी वजह से मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, पर मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम मुझ पर दूसरी बार हमला करोगे तो मैं मारा जाऊंगा। तब कोकोशिबो को फिर से अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी इरिटेशन फील होने लगती है और उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो मरने वाला है, पर योरिची उस पर हमला ही नहीं करता क्योंकि वो ओल्ड एज की वजह से खड़े खड़े ही मर गया होता है। अगर उस दिन योरिची एक पल के लिए और सांस ले पाता तो मैं पक्का हार चुका होता। मैं डीमन इसलिए बना था ताकि मैं ज्यादा देर तक जिंदा रह सकूं, और ऊपर से अब जब योरिची मर चुका था तो ऐसा कोई स्वॉर्ड्समैन नहीं बचा था जो मुझे मार सके, और उसके बाद मैं जीतता ही गया, जिस वजह से मैं ऐसा बन गया। तब यहाँ कोकोशिबो जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है और एक ही हमले से सबको दूर फेंक देता है, जिस वजह से हम देखते हैं म्यूचिरो बीच में से कट जाता है और यहाँ गेन्या के भी 2 हिस्से हो जाते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं कोकोशिबो की पूरी बॉडी में से तलवारें बाहर आ रही होती हैं। इससे तो अपनी बॉडी में से बहुत सारी तलवारें बाहर निकाल ली हैं और अभी तो हम एक ही तलवार को नहीं संभाल पा रहे थे। मैं अब मरने वाला हूँ, जिसका मतलब अब मैं किसी काम नहीं आ पाऊंगा। तो यहाँ गेन्या अभी भी सबको प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहा होता है और गियोमे
गियोमे और सनामी फिर से कोकोशिबो पर हमला कर देते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर सनामी और गियोमे ऐसे ही लड़ते रहे तो वो मारे जाएंगे। पर मैं इन्हें ऐसे यहाँ पर मरने नहीं दे सकता, क्योंकि मुजान अभी भी जिंदा है। मुझे मरने से पहले इसकी टेक्निक को रोकना ही पड़ेगा। तब हम देखते हैं म्यूचिरो की तलवार अचानक से रेड निचरिंग स्वॉर्ड में कन्वर्ट होने लगती है, जिसे देखकर कोकोशिबो हैरान हो जाता है और उसे अपनी बॉडी के अंदर ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि उसकी बॉडी को किसी ने आग लगा दी हो। तब सनामी कोकोशिबो के गले पर हमला कर देता है। मेरी बुलेट्स अभी भी कोकोशिबो की बॉडी के अंदर है, जिसका मतलब अभी भी मैं ब्लड डीमन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तब गैन्या हिम्मत करके ब्लड डीमन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से कोकोशिबो के अंदर से फिर से पेड़ निकल आता है। इस पेड़ ने तो मुझे तंग कर दिया है। लगता है मुझे उस बंदे को पहले ही मारना पड़ेगा। पर रुको, आखिरकार मेरी टेक्निक बाहर क्यों नहीं आ रही है? तब गियोमे अपनी आयरन बॉल से कोकोशिबो के सिर पर हमला कर देता है, पर कोकोशिबो का गला अभी भी नहीं कटता है, जिस वजह से गियोमे अपनी एक्स से कोकोशिबो के गले को नीचे से काटने लगता है। पर कोकोशिबो अपनी तलवार से उसकी एक्स को रोक लेता है। क्या मेरी टेक्निक इस पेड़ की वजह से बाहर नहीं आ रही है? क्योंकि ये मेरे ब्लड को सोख कर बड़ा हो रहा है और ऊपर से मेरी बॉडी के अंदर ये किस तरह का पेन हो रहा है? क्या ये उस रेड ब्लेड की वजह से है? ये रेड ब्लेड तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा यूरिची के पास था। तब हम यहाँ पर यूरिची और कोकोशिबो की बातचीत देखते हैं। यूरिची, तुमने अपने उत्तराधिकारी के बारे में क्या सोचा है? कोई भी हमारे जितना पावरफुल नहीं है, जिसका मतलब कोई भी हमारी ब्रीथिंग टेक्निक को नहीं सीख सकता है। हमारी ये टेक्निक्स इस दुनिया से गायब हो जाएंगी। तब यूरिची कहता है, भाई, जितना तुम हम दोनों को समझ रहे हो, हम उतने बड़े भी नहीं हुए हैं। हम तो बस ह्यूमन की लॉन्ग हिस्ट्री के छोटे से पार्ट हैं। शायद जो हमें सरपास कर सके वो अभी एक छोटा बच्चा ही हो, पर वो एक दिन यहाँ तक जरूर पहुँचेगा। तो इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो बस अपनी जिंदगी के अंत तक आराम से पहुँचना चाहिए। क्या तुम्हें एक्साइटमेंट फील हो रही है ब्रदर? देखना, एक दिन हमारे बाद इस दुनिया में ऐसे बच्चे जरूर पैदा होंगे जो कि हमसे भी आगे निकल जाएंगे। तब यहाँ सनामी अपनी तलवार को गियोमे की आयरन बॉल के ऊपर जोर से मारता है, जिस वजह से गियोमे की आयरन बॉल और उसकी तलवार रेड कलर में चेंज होने लगती है और वो लोग इस पावर की मदद से कोकोशिबो का गला काटने में कामयाब हो जाते हैं।